हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं अतुल गुप्ता हाईलाइट न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। पुरानी मूर्ति जो थी उसको बदल दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें सामने है, पहले उसको समझते हैं। जो न्याय की देवी पर आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, इस पट्टी को हटा दिया गया है। हाथ में तलवार थी, उनकी तलवार को भी हटा दिया गया। तलवार की जगह संविधान की किताब को दे दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने इसको खास तौर से ऑर्डर देकर बनवाया है। और जो पुरानी मूर्ति थी वो यूनान की मूर्ति थी भारत में, और अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। इस दरमियान भी देखा जा रहा है कि यूनान की मूर्ति को हटाकर भारतीय मूर्ति को बनाया जाए। और ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें जो हटाई गई हैं उसके पीछे भी एक वजह है। तो पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग है, जिस पर आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लोग लगा सकते हो। आज हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं किस किस चीज की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है, महत्वपूर्ण बिंदु, मूर्ति का इतिहास। और यहाँ पर बात करेंगे जो ब्रिटिश काल की विरासत थी उसको पूरी तरह खत्म करने का प्रयास। साथ में आंखों पर पट्टी क्यों थी, अन्य बदलाव क्या किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी नया झंडा भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा प्रतीक क्या है, सुप्रीम कोर्ट के परिचय, और भी बहुत सारी चीजों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करने वाले एक एक करके। चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय की देवी की मूर्ति है उसमें कुछ नई मूर्ति में बदलाव कर दिए हैं। बदलाव क्या किए गए हैं, बदलाव किए गए जो नई मूर्ति में आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे आंखों की पट्टी को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। हाथ में तलवार थी पहले, अब हाथ में तलवार नहीं है, अब संविधान की पुस्तक है, किताब है, ठीक है। और तराजू पहले भी था, तराजू अभी भी है। अब ये तीनों चीजों का महत्व भी है अलग अलग, ऐसा नहीं है महत्व नहीं हो, महत्व भी है जो कि सीजीआई के द्वारा बताया भी गया है। महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। तो भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इनके आदेश पर नए बदलाव किए गए और इन्हीं के आदेश पर मूर्ति को बनवाने का आदेश भी दिया गया है। इनका उद्देश्य था यह संदेश देना कि देश में कानून अंधा नहीं होता है। जो पट्टी आंखों पर बंधी होती है उस कानून को अंधा माना जाता था, अब कहा गया है कानून अंधा नहीं होता है, कानून देखता भी है। जो तलवार हुआ करती थी वो सजा का प्रतीक हुआ करती थी, तो इन्होंने कहा है कि तलवार को हटा इसलिए रहे क्योंकि कानून सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति पर आंख की पट्टी यह दर्शाती है कानून की नजर में सब बराबर हैं। जो आंख पर पट्टी थी पुरानी मूर्ति में वो यह दर्शाती थी कानून की नजर में सब बराबर हैं। जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने का शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी, जो मैंने आपको बताया हुआ है। जो तलवार थी वो सजा देने का प्रतीक थी। तो ये दोनों चीजों को ही हटा दिया गया है। हालांकि जो दाएं हाथ में तराजू है उसको बरकरार रखा गया है। क्यों बरकरार रखा गया है, क्योंकि समाज में जो संतुलन है न्याय के प्रति वो प्रतीक बना रहे। तो इसलिए जो समाज में संतुलन है वो तराजू के लिए दोनों लोग बराबर हैं सजा में, वो बरकरार रखा गया है। तराजू यह भी दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों को और तर्कों को देखता है और सुनता है, उसके बाद ही न्याय का क्या देता है, आदेश देता है या पारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, तराजू यह भी दर्शाता है कि जो दोनों पक्ष हैं, पक्ष वाला और विपक्ष वाला, दोनों पक्षों के हम तथ्यों को सुनेंगे, तर्कों को समझेंगे, तब उसके बाद ही हम अपना कोई भी आदेश देंगे। लेडी ऑफ जस्टिस में कुछ जो बदलाव किए गए हैं चार, इन चारों बदलाव को हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो जो परिधान है, जो कपड़ा पहना हुआ है मूर्ति ने, वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। कैसा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। दूसरी बात, आंखों से पट्टी को बंधी थी उसको हटा दिया गया है, पहला चेंजेस। दाएं हाथ में तलवार थी, अब किताब को संविधान की रखा गया है, दूसरा चेंजेस। तीसरा चेंजेस है कि रंग की जो मूर्ति सफेद थी उसको सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। आप देख पा रहे हो जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म है उस पर रखा गया है। दाएं हाथ में समाज में बराबरी का प्रतीक के रूप में तराजू को रखा गया है। जो पक्ष में और विपक्ष में जो दो व्यक्ति होते हैं उनके तथ्यों को और तर्कों को समझते हुए तभी न्याय दिया जाता है, इसलिए तराजू को बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। मूर्ति का इतिहास क्या है, अब जो पुरानी मूर्ति थी, जो पुरानी वाली जो ओल्ड मूर्ति थी, इसका इतिहास भैया क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो तलवार है क्यों लिए हैं, आंखों पर पट्टी है वो क्यों लिए हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ये देवी कहाँ की थी, तो ये यूनान की देवी थी। इनके नाम पर जस्टिस शब्द पड़ा था। कहाँ की, तो अब ये भारत में अभी तक जो मूर्ति कानून के रखी गई थी वो कहाँ की देवी थी भैया, वो यूनान की देवी थी। इसको कौन लाया था, तो 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर थे, पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे।
तो कहां से लाए थे? यूनान से अंग्रेज अफसर भारत में पहली मूर्ति को लाए थे। अब समझते हैं लेडी ऑफ जस्टिस रोमन माइथोलॉजी, जिसको न्याय की देवी कहा जाता है, इन्हीं को हम जस्टिसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्टिसिया कहते हैं। और उनकी आंखों पर बंधी पट्टी यह दर्शाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, कि हम लोगों को नहीं देखेंगे, व्यक्ति कौन है, महिला है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, कौन है, हम उसको नहीं देखेंगे, इसलिए आंखों पर पट्टी बंधी हुआ करती थी। ये यूनान की देन थी। 18वीं शताब्दी में, अब ये जो भाई साहब है 17वीं शताब्दी में अंग्रेज अफसर भारत में मूर्ति ले आए, तो 18वीं शताब्दी का समय आया, ब्रिटिश राज उस समय चल ही रहा था भारत में। न्याय की देवी मूर्ति को सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। जो न्याय की देवी है उनका सार्वजनिक रूप से, जो ब्रिटिश उस समय थे भारत में, राज कर रहे थे भारत पर, वो सार्वजनिक रूप से उसका इस्तेमाल करने लगे। और वो तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, भारत की जब आजादी हो गई उसके बाद हमने भी इसी का प्रतीक को अपना लिया। मतलब कि 1947 से आजाद जब हो गए, हम भी इस मूर्ति को अपनाने लगे। रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय के प्रमुख गुणों में से उसको एक मानते हैं। किसको? इस देवी को। उनके बाद सम्राट टिबेरियस आए, उन्होंने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर ही बनवा दिया, और साथ में जस्टिसिया न्याय के गुण का प्रतीक बन गई उस समय। क्योंकि धीरे धीरे वहां के यूनान के जो सम्राट बन रहे थे, वो अलग अलग उसको जो मूर्ति थी उसको बहुत महत्व देते चले जा रहे थे, तो वो न्याय की देवी बनती चली गई। अब हर सम्राट अपने शासन में उस जस्टिस में न्याय की देवी को जोड़ने लगा, और जोड़ते जोड़ते वो यूनान से भारत में आई, ब्रिटिश लाई, और अन्य भी देशों में गई। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही आई, दुनिया के अन्य देशों में इस न्याय की देवी को अपनाया गया है। अच्छा, सिर्फ न्याय में ही नहीं, मूर्ति कॉर्टेज में, कानूनी ऑफिस में, शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस मूर्ति को दुनिया के कई सारे देशों में अपनाया गया है। सम्राट वहां के वेस्पासियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के भी बनवाना चालू कर दिए, और वह सिंहासन पर बैठी थी जिसे जस्टिसिया ऑगस्टा कहा जाता था। उनके बाद कई सम्राट ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित कर दिया और इस देवी को छवि के रूप में उपयोग करने लगे। जैसे एक नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई प्रमुख न्याय के देवता होते हैं, और वो जो न्याय देते हैं वो संविधान के हिसाब से देते हैं, कानून के हिसाब से देते हैं। लेकिन जो देवी है न्याय की, वो उनके देखोगे आप तो ऊपर या बगल में लगी होती है, तो क्या होता है, संरक्षक के रूप में वो न्याय देते हैं। तो इसीलिए यूनान में भी ऐसा होने लगा, और दुनिया के कई सारे हिस्सों में फिर वो बढ़ता चला गया। अब यहां से एक बात सामने निकल आती है कि भारत इस समय ब्रिटिश काल की विरासत की बहुत सारी चीजों में चेंजेस कर रहा है, खत्म करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय जो लागू हुआ था इंडियन पीनल कोड, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, उसको भी चेंज कर दिया है। उसका नाम कर दिया है भारत न्याय संहिता, बीएनएस नाम कर दिया है। क्या कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। इस कानून को लागू किया हुआ है। इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से आईपीसी को चेंज किया गया है, उसी तरीके से इस मूर्ति को भी चेंजेस करने के पीछे देखा जा रहा है कि जो ब्रिटिश काल की विरासत है उसको पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना इसी कड़ी के तहत एक भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम भी है। सीजीआई ऑफिस से कुछ जुड़े प्रमुख सूत्र निकल कर आए हैं जो चंद्रचूड़ के द्वारा कहे गए हैं। समझते हैं कि सीजीआई ने क्या कहा है, क्योंकि सीजीआई का जो कहना अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। सीजीआई ने अपने ऑफिस में कहा है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहा है? भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता है। सीजीआई का कथन है, कानून अंधा नहीं होता है, यह सभी को समान रूप से देखता है। मतलब कि गरीब, अमीर, कोई भी वर्ग का व्यक्ति सभी को समान रूप से देखता है। यानी कि धन, दौलत और समाज में वर्चस्व वाले व्यक्ति को भी मानकों में कोर्ट नहीं देखता है। किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास धन कम है, किसी के पास दौलत ज्यादा है, किसी में समाज का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, किसी के पास भाई समाज से अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, लेकिन कोर्ट में ये सभी मानक नहीं चलते हैं, ऐसा सीजीआई कहना है। सूत्र के मुताबिक यही भी वजह बताई गई कि सीजीआई ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मूर्ति के एक हाथ में सम्मान होना चाहिए, ना कि तलवार। सही बात भी है, तलवार हिंसा का प्रतीक है। कैसा है? तलवार हिंसा का प्रतीक है, ताकि देश को संदेश यह मिले कि न्याय संविधान के अनुसार होता है, ना कि तलवार की नोक पर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि तलवार की नोक पर कौन करते हैं भैया? जो बॉडी बिल्डर वाले होते हैं। मतलब बॉडी बिल्डर वाले से मतलब है कि जो क्या कहते हैं उनको, समाज में वर्चस्व है, गुंडा वाले होते हैं, उनको तलवार की नोक पर भैया उन्हीं को मिलता है। लेकिन सीजीआई ने साफ कहा है कि न्याय में संविधान के हिसाब से न्याय मिलता है, ना कि तलवार की नोक पर। इसीलिए मूर्ति से तलवार को हटा देना चाहिए। तलवार हिंसा का प्रतीक है, सीजीआई ने कहा है। बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में महात्मा गांधी
ऑफिशियल नहीं बल्कि अनऑफिशियल तौर पर राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भी अपनी जितने भी आंदोलन हुई हैं उसमें भी सत्य और अहिंसा पर उन्होंने बल के बल पर उन्होंने आजादी की बात कही है, ना कि उन्होंने हिंसा के बल पर। उन्होंने हिंसा का हरदम विरोध किया है और तलवार हिंसा का प्रतीक है, तो सीजीआई के द्वारा इस तलवार को हिंसा का प्रतीक हटा दिया गया है। उसकी जगह संविधान की पुस्तक रखी गई है जिस पर बताया जा रहा है कि न्याय संविधान के अनुसार मिलता है, ना कि तलवार की नोक पर। कोर्ट संविधान के कानूनों के अनुसार न्याय देती है, ना कि तलवार पर। तो ये जो पुरानी मूर्ति थी ये ओल्ड वाली मूर्ति है, आप इसको देख लो। आंखों पर पट्टी है, तलवार है, ये पहले स्क्वायर में नहीं थी, है ना। तो ये चीज, तराजू तो पहले भी था और तराजू अभी भी है, तो ये पुरानी मूर्ति थी। आंखों पर पट्टी क्यों थी? अब ये जो आंखों पर पट्टी बंदी है वो क्यों थी, हम यहां से समझते हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.upscnut.com, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपको मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाता है। टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हो, यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, आरएएस, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। हम बात करते हैं कि आंखों पर पट्टी क्यों थी। तो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है, इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जाना हो सकता है। भैया मान लो ये दो आंखें दो व्यक्तियों को देख रही हैं, तो हो सकता है कि वो किसी एक के पक्ष में चली जाए, इसलिए आंखों पर पट्टी होती थी। आंखों पर पट्टी बने होने का मतलब यह भी है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे। इस तरह जस्टिस की मूर्ति हमें याद दिलाती है सच्चा न्याय निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, इसलिए आंखों पर पट्टी थी, ध्यान रखिए। अन्य बदलाव किया गया है, अब इसको समझते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज को और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया। तो ध्वज का और प्रतीक चिन्ह का, इनका भी बदलाव किया गया है। कब किया गया? एक क्वेश्चन ध्यान रखो, सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर। यह क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जा सकता है 74, 75, 76, 77, है ना। तो किसी तरह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना 75 वर्ष के पूरे होने पर नए ध्वज और प्रतीक का भी बदलाव या अनावरण किया गया। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका में स्थगन की संस्कृति में बदलाव का आह्वान किया हुआ है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में अदालती फैसलों में उन्होंने देरी को और इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं, अदालती में फैसलों में जो होने वाली देरी है वो बहुत बुरी खबर है, इन्होंने कहा हुआ है। तो ये जो पूरी ट्विटर पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, मैंने उसका ट्विटर के माध्यम से आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर लगा भी दिया है, आप इसको देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार नया झंडा और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो नया ध्वज का संस्कृत का श्लोक है वो क्या है? यतो धर्मशतो जया, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का श्लोक है, जहां धर्म है वहां विजय है। नेवी ब्लू रंग में इसे रंगे इस प्रतीक चिन्ह या सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक के रूप में आदर्श वाक्य में अंकित किया गया है। ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है नीचे। तो ये ध्यान रखिएगा, लिखा गया यतो धर्मशतो जया, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहीं विजय है। भगवत गीता में भी लिखा गया है। प्रतीक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तस्वीर है और ऊपर अशोक चक्र अंकित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप देख पाओगे कि प्रतीक जो चौकोर में लिखा हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक चिन्ह बनी हुई है। पूरी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की इमारत है ना, उसकी तस्वीर बनी है, उसके ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है। भारतीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून के पहिए के प्रतिनिधित्व करता है। ये जो इंपोर्टेंट जो मैं आपको शब्द हर एक बता रहा हूं इंपोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है उठा के, तो ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या श्लोक है? यतो धर्मशतो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। प्रतीक चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य है, नीले रंग में अंकित किया गया इसको, ब्लू रंग में, ध्यान रखिएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तस्वीर है और उसके ऊपर अशोक चक्र है। अशोक चक्र कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रतीक सारनाथ सिंह स्तंभ से प्रेरित है। 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इस अशोक चक्र को या धर्म चक्र को बनवाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण परिचय, एक बार हम सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण परिचय समझ लेते हैं, आज तक क्या पता आपको पता ही ना हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय, मतलब कि इससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, एवं भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम अदालत है। इसके ऊपर फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। भारत एक संघीय राज्य है, इसकी एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है। 3 स्तरीय संरचना कैसे है आप इसको एक बार डायग्राम से समझ लीजिएगा।
सबसे नीचे स्तर पर आपको मिलेगा अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम जिला न्यायालय भी कह सकते हो। सबसे दूसरे नंबर पर मिलेगा उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट भी कह सकते हैं। सबसे ऊपर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। तो 3 स्तरीय भारत में न्याय प्रणाली है, जिला न्यायालय, राज्य न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरीके से है। वर्ष 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के परिवर्तन से कलकत्ता में सबसे पहले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सभी अपराधों की शिकायतें सुनने और निपटान करने के लिए, किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई के लिए निपटान हेतु यहाँ पर स्थापित किया गया था। मतलब कि बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कहीं भी अपराध हुआ हो, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की गई थी कलकत्ता में, आप यहाँ पर सुनवाई करवा सकते थे। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय बनाए गए थे, जैसे कि वर्तमान में हाई कोर्ट है। 1861 में कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में सर्वोच्च न्यायालय को प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त करके ये जो उच्च न्यायालय वो बना दिए गए थे। इन उच्च न्यायालयों में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होने का गौरव प्राप्त था। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने की भी शक्ति थी और उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार था। सीधी सी बात यह है, वर्तमान में भी किसी भी भारत में हाईकोर्ट जितने भी हैं, आप हाईकोर्ट की जो सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय में करवा सकते हो। इसी तरीके से पहले भी था कि प्रांतों में जो न्यायालय हुआ करते थे, आप उसकी सुनवाई संघीय न्यायालय में करवा सकते थे। वर्ष 1947 का समय आया, भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ गया था और इसकी पहली जो बैठक है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के मिलने के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली बैठक है वो 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो घोषित कानून है भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने अगर वो एक्स नाम का कोई कानून पारित कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो सभी न्यायालयों पर कानून पारित लागू नहीं होगा। बाध्यकारी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, वो हर प्रत्येक उच्च न्यायालय पर कानून पारित हो जाएगा। ऐसा कोई उच्च न्यायालय नहीं है जो उसके विरुद्ध जाकर कार्य कर सके। तो ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे ऊपरी न्यायालय है, उसके बाद कोई न्यायालय नहीं है। कुछ संवैधानिक प्रावधान को समझते हैं, ये जो कि है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख है। अध्याय 6 में संघ की न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियां और प्रक्रियाएं, सारी चीजें अनुच्छेद 124 से 147 तक बनाई गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की फोटो आप देख सकते हो, जिस तरीके से भारत में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, जब तक कि कानून के द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करता है। जब भारत में संविधान लागू हुआ था, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो भारत में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में तो संख्या इनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और सलाहकारी अधिकार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य रूप से सामान्य तौर पर 3 अधिकार क्षेत्रों में बांटा जाता है, मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास कई अन्य तरह की शक्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन की बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, कानून संसद के द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके के माध्यम से 31 वर्तमान में न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। मतलब कि एक तो हो गया CJI और बाकी के आपके 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 की विधेयक के 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई थी और इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। तो 2019 के माध्यम से 34 कर दिया गया है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, मूल रूप से अगर कोई पूछे कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तब कितने न्यायाधीश थे, तो मूल रूप से 8 थे। कैसे 8 थे? एक तो थे CJI आपके और बाकी की 7 अन्य न्यायाधीश थे। संसद इन्हें रेगुलेशन के माध्यम से अधिकृत करती रहती है और यहाँ पर बढ़ाती घटाती रहती है। तो
तो यहाँ पर जो मैंने पूरी संगठन की संरचना की बात की है सर्वोच्च न्यायालय की, वेरी इंपोर्टेंट है। जो आज तक चेंजेस हो चुके हैं वो बता दिए, चेंजेस क्यों हो रहे हैं वो बता दिए, चेंजेस क्यों हुए हैं वो बता दिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। कमेंट करके बता सकते हो। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर आपको मल्टीपल एग्जाम की ऐसी मिल सकती हैं। आप अपने भाई को समझते हुए मोटिवेशन देने के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।